सबसे पहले कृषि एक्सप्रेस को इतना प्यार देने के लिए, पसंद करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कृषि एक्सप्रेस एक मुहिम है, सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं है, जिसके जरिए खेती किसानी किस तरह से एक समृद्ध व्यवसाय है और किस तरीके से आप बेहतर खेती किसानी कर सकते हैं, इसकी कई कामयाब कहानियां प्रगतिशील किसानों की हमने आपके सामने रखी है। आज एक और नई कहानी। अगर कुछ करने की ठान लें और पूरे समर्पण के साथ लग जाएं तो कामयाबी जरूर मिलती है। कामयाबी की ऐसी ही मिसाल कायम की है प्रगतिशील किसान प्रेम सिंह ने, जिन्होंने 80 के दशक में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एमबीए की डिग्री ली, जो यूनिवर्सिटी में एमबीए का पहला बैच था। उसके बाद अपने ज्ञान और कौशल का इस्तेमाल प्रेम सिंह ने बुंदेलखंड की बंजर धरती के सीने पर हरियाली उगाने और किसानी को मुनाफे के सौदे में तब्दील करने में किया। बुंदेलखंड में प्रेम सिंह ने खेती का ऐसा मॉडल दिया है जिसके बारे में सीखने और जानने के लिए देश ही नहीं विदेशों से भी कई किसान आते हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे, लेकिन उनसे बातचीत करें उससे पहले किस तरह का मॉडल है, क्या उनकी कहानी है, वो इस रिपोर्ट के जरिए आप जानिए। पानी की कमी और सूखे की मार से बेहाल रहने वाले बुंदेलखंड में एक किसान ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी खेती के तरीके से ही कमाल कर दिया और दूसरे किसानों के लिए मिसाल बन गए। नाम है प्रेम सिंह। 80 के दशक में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एमबीए के पहले बैच से पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद शुरू में तो प्रेम सिंह ने नौकरी की, लेकिन जल्द ही उनका नौकरी से मोह भंग हो गया और वो घर लौट आए। उसके बाद उन्होंने अपनी 25 एकड़ जमीन में जैविक खेती करना शुरू की। प्रेम सिंह ने बुंदेलखंड में अभिशाप बन चुकी खेती को अपनी तकनीक और कौशल से वरदान बना दिया, जिसके चलते आसपास के सैकड़ों किसान उनसे खेती की तकनीक सीखने आते हैं और उन्हें अपनी उपज भी बेचते हैं। घाटे की खेती को मुनाफे में बदलने के लिए प्रेम सिंह ने आवर्तनशील और संतुलन मॉडल को अपनाया है। प्रेम सिंह की मुनाफे वाली खेती का राज है पशुपालन और बागवानी का मॉडल। एक हिस्से में जानवर, दूसरे में चारा, तीसरे हिस्से में जैविक खेती। इस विधि को सीखने के लिए प्रेम सिंह के पास इजराइल, अमेरिका और अफ्रीकन देशों तक से किसान आ चुके हैं। 18 से ज्यादा किसान रिसर्च करने आ चुके हैं। इस मॉडल की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें नुकसान होने की गुंजाइश कम होती है। खेती के लिए प्रेम सिंह का संतुलन मॉडल क्या है, अब वो भी जान लीजिए। खेती में संतुलन 5 प्रकार के होते हैं: जल संतुलन, वायु संतुलन, ताप संतुलन, उर्वरा संतुलन और ऊर्जा संतुलन। जितना पानी लेना उससे ज्यादा रिचार्ज करना, उत्पादन से कई गुना ज्यादा खेतों में खाद देना। प्राकृतिक और जैविक खेती के अपने मॉडल में प्रेम सिंह ने पशुपालन, बागवानी और प्रोसेसिंग यूनिट को भी शामिल किया है। प्रेम सिंह का मंत्र क्या है वो बताते हैं। प्रेम सिंह ने खेती के साथ पशुपालन, खेत के तिहाई हिस्से में बागवानी और उपज की प्रोसेसिंग की है। प्रेम सिंह की पहल से सैकड़ों लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। प्रेम सिंह अपनी उपज सीधे बाजार में नहीं बेचते, बल्कि उनके प्रोडक्ट्स बनाकर बेचते हैं, जैसे गेहूं का दलिया और आटा। इसके अलावा मुरब्बा, अचार, बुकनू आदि प्रोसेसिंग के लिए प्रेम सिंह एक दूसरे किसानों से भी उपज खरीदते हैं, जिससे दूसरे किसानों को भी फसल का उचित दाम मिल जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो प्रेम सिंह जी का जो मॉडल है, उनकी कहानी जो है वो बांदा के निवासी हैं। बुंदेलखंड का इलाका, बुंदेलखंड के बारे में जब भी बात होती है तो बुंदेलखंड में खासी चुनौतियां हैं और इसमें सबसे बड़ी चुनौती पानी को लेकर यहाँ पर आती है। लेकिन हमने इससे पहले भी कुछ कहानियाँ रखी हैं जो विपरीत परिस्थितियों में किस तरीके से आप सफलतापूर्वक खेती कर सकते हैं और अपनी उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं, इसकी मिसाल पेश करती हैं। प्रेम सिंह जी की खेती का जो मॉडल है वो भी कुछ इसी तरफ इशारा करता है और यही वजह है कि विदेशों से भी ट्रेनिंग लेने के लिए कई किसान उनके पास में आते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे इन विपरीत परिस्थितियों में खेती की जा सकती है। ये भी बड़ा दिलचस्प है जानना कि देखिए आज कॉलेजेस की तरफ हम जा रहे हैं, हम हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं, बहुत ज़रूरी है, एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, लेकिन व्यवहारिक समझ होना और उसका इस्तेमाल होना ये कितना महत्वपूर्ण है, ये भी प्रेम सिंह जी की कहानी बताती है। 80 के दशक में एमबीए करना, जिस समय पर एमबीए को शायद क्योंकि पहला बैच था जैसा हमने आपको रिपोर्ट में बताया है, और उस समय पर लोग इतना जानते नहीं थे इसके विषय में, उसके बाद में नौकरी करना और नौकरी के बाद में खेती किसानी की तरफ आना। अभी तक कृषि एक्सप्रेस में जितनी भी कहानियों को हमने जाना समझा है उससे ये बात तो स्पष्ट हो गई है कि खेती किसानी में इतनी संभावनाएं हैं कि यदि कोई पूरी तरीके से लगता है और इसमें अपने इनोवेशन को या फिर साथ ही साथ में जो बहुत मूलभूत चीज़ें हैं, जैसे अभी तक जो समझ में आया हमें वो ये कि प्राकृतिक खेती
और या ऑर्गेनिक खेती के विषय में जितनी भी चर्चा हुई है, हम मिट्टी को किस तरीके से देख रहे हैं। इसीलिए कहा जाता है कि किसानों के लिए धरती माँ के समान होती है, और इसकी बहुत बड़ी वजह है कि खेती के साथ साथ में आप पशुपालन करते हैं, खेत के एक हिस्से में बागवानी भी करते हैं, सब्जियां भी उगाते हैं, और फिर उसके बाद में उसकी प्रोसेसिंग करना। ये कुछ मॉडल हैं जो मुनाफा आपकी खेती को देते हैं। पशुपालन और बागवानी का ये जो मॉडल है, ये हमने कई और किसानों के साथ भी देखा है। इससे खाद बनाना, धरती या जो मिट्टी है उसकी गुणवत्ता को बरकरार रखना, ताकि आपका उत्पाद बढ़ता रहे, आने वाले समय में आपकी फसल और अच्छी हो। साथ ही साथ में जानवरों के लिए चारा होना, और हमने आपको अलग अलग तरीके से खेती किसानी को देखें तो हम ये समझ गए हैं इस बात को कि खेती किसानी बहुत ही व्यापक है। इसमें हम खेतों में फसलों को बोने तक सीमित नहीं है। इसके अलावा हमने कई पशुपालक किसानों को भी देखा है, हमने ऐसे लोगों को भी देखा है जिन्होंने प्रोसेसिंग यूनिट्स डाली, और आसपास के किसानों के लिए भी उन्होंने एक महत्वपूर्ण उद्योग बनाने के लिए या फ़ायदा जनरेट करने के लिए एक मंच प्रदान किया। और इस तरह की कई सफलता की कहानियां हैं जो स्पष्ट तौर पर ये बताती हैं कि किस तरीके से खेती किसानी को अगर सही तरीके से समझकर आगे बढ़ाया जाता है तो इससे बड़ा मुनाफा कमाया जा सकता है। प्रेम सिंह जी क्योंकि बुंदेलखंड जैसे एक चुनौतीपूर्ण क्षेत्र में कार्यरत हैं, तो उनके इस मॉडल को समझना बहुत ज़रूरी है। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि बुंदेलखंड में आमतौर पर किसानों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं पाई जाती है। हमने कृषि एक्सप्रेस के एक और एपिसोड में बुंदेलखंड की स्थितियों पर भी बात की थी, लेकिन वहाँ पर आश्चर्यजनक रूप से ये पता लगा कि कई किसान जो सही तरीके से खेती कर रहे हैं, खेती के बहुत बेसिक चीज़ों का ध्यान रखते हैं, कुछ इनोवेशन भी करते हैं उन स्थितियों को जानते समझते हुए, जैसे मल्टी लेयर खेती वहाँ पर की जा रही है, या फिर जिस तरीके से आवर्तनशील एक मॉडल जो यहाँ पर प्रेम सिंह जी ने दिया है, इस तरह के कुछ मॉडल्स होते हैं जो आपको काफ़ी महत्वपूर्ण ऐसी परिस्थितियां देते हैं जिनकी वजह से आप बड़ा मुनाफा अपनी खेती किसानी में कमा सकते हैं। और उनके इस मॉडल को समझने के लिए समझना ज़रूरी है कि आप जितना पानी ले रहे हैं उतना रिचार्ज करना ज़रूरी है, आपको खाद देते रहना बहुत ज़रूरी है। कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें बताती हैं कि किस तरीके से हमें धरती से जो कुछ हम ले रहे हैं, जो खेती किसानी हम कर रहे हैं, उसके साथ में हमें उस धरती को लौटाना भी बहुत ज़रूरी है। कृषि एक्सप्रेस में अभी तक हमने जितनी भी कहानियों की बात की है उसमें एक बात बहुत स्पष्ट तौर पर सामने आई है, ऑर्गेनिक खेती या प्राकृतिक खेती हमेशा फायदे का सौदा है, क्योंकि ज़मीन ज़्यादा बेहतर होती जा रही है और मिट्टी सचमुच में बड़ी जीवंत है। इसको लेकर हमें चिंता करनी चाहिए। चिंता इस बात की भी होनी चाहिए कि किस तरीके से हम इसमें रासायनिक खादों का इस्तेमाल करके इसको दूषित कर रहे हैं। प्रेम सिंह जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, आइए उनसे जानते हैं। प्रेम सिंह जी, आपका स्वागत करता हूं कृषि एक्सप्रेस में। सबसे पहले आवर्तनशील खेती ये क्या है, इसको थोड़ा समझाइए दर्शकों को। जी, आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा हृदय से नमस्कार। आवर्तनशील खेती एक शब्द से ही स्पष्ट है कि आवर्तनशीलता माने साइक्लिसिटी, बार बार होना। तो ये शब्द शाश्वत शब्द से जुड़ा हुआ। इसके पहले जो दो मॉडल हैं पूरी धरती में खेती के, एक आदर्शवादी विधि से बहुत सारे मॉडल हैं, फुकुओका जी का है, जीरो बजट फार्मिंग है, और ये जितना आध्यात्मिक खेती है, स्पिरिचुअल फार्मिंग वगैरह है, यह इस मान्यता पर आधारित है कि इस संसार को एक ईश्वर चला रहा है, उसी ईश्वर ने इसको जन्म दिया है और वही ईश्वर इसको एक दिन समाप्त कर देगा, माने प्रलय होगी जी। एक दूसरी अवधारणा है भौतिकवाद की, जो यह मानती है कि एक बिग बैंग बड़ा धमाका हुआ था जिसमें यह धरती बनी थी, और एक दूसरा बड़ा धमाका होगा उसमें खत्म हो जाएगी। और इन दोनों मॉडलों में और इस आधार पर जो हमारी केमिकल फार्मिंग और आधुनिक जितनी खेती की तकनीकियां हैं, ये सब उसी पर आधारित है। और दोनों आधारों पर यदि हम यह मानते हैं कि इस धरती को खत्म ही हो जाना है, तो फिर खेती करेगी, फिर ऐसे सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल की बात ही क्या रह गई, फिर क्या हम शाश्वत क्या रह जाएगा, तो क्या खेती करें? तो खेती का कोई तरीका दरअसल निकलता नहीं। तो आवर्तनशील खेती एक ऐसी खेती है जो इस दर्शन पर आधारित है कि ये धरती हमारे पुरखों ने सजाकर, संवारकर और व्यवस्थित करके दिया था। इसमें बहुत फल थे, बहुत सब्जियां थी, और उसको बोने काटने का ज्ञान सहित हमें ये मिली है। और हमारा कर्तव्य है कि अगली पीढ़ी को इसी तरह
और ज्यादा उत्पादक और ज्यादा हरी भरी और ज्यादा। मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा आप वो तकनीकी पहलू भी बताएं जो किसान भाई आपको सुन रहे हैं। आधार तो समझिए, पहले आधार नहीं समझे तकनीकी क्या होती है। यदि दर्शन खराब है तो आधार तो वही होगा, खोदिए खनिए। अभी आधुनिक खेती जो है वो ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी जमीन से लूटने के लिए कार्यक्रम है, उसी के लिए तकनीकी है। तो जब हमारा दर्शन स्पष्ट होता है, हमारा शाश्वतता अगर प्रेम सिंह जी, मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा, जरा सुनिएगा। ये कृषि एक्सप्रेस जो कार्यक्रम है बड़े लंबे समय से चल रहा है। ताराचंद बेल जी हों या अन्य लोग हों जो ऑर्गेनिक खेती, पंचमहाभूत खेती कर रहे हैं, मिट्टी के जो एक्सपर्ट हैं, उमेंद्र दत्त जैसे जो लोग हैं जो रासायनिक खादों पर काम, वो सभी इस कार्यक्रम में आ चुके हैं। उन्होंने बड़ा विस्तार से जिस दर्शन की आप बात कर रहे हैं उस दर्शन को व्यापक तौर पर समझाया। आपने भी कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई। मैं चाहूंगा कि आप साथ ही साथ दर्शकों को यह बताएं कि बुंदेलखंड, क्योंकि हमारे पास समय थोड़ा सीमित होता है, तो बुंदेलखंड के क्षेत्र में जहां पानी की चुनौतियां होती हैं, जहां पर जल्दबाजी दिखाते हैं, जिस जल्दबाजी की आप बात कर रहे हैं, वहां पर किसान भाइयों को क्या करना चाहिए, किस तरह से आप खेती कर रहे हैं? देखिए, बुंदेलखंड पूरे धरती की एक ही खेती होती, सब जगह की परिस्थितियां एक ही हैं। तो ये आप लोगों की कम जानकारी के कारण यहाँ पानी नहीं है, वहाँ वैसा है, ऐसा आप लोग गलत अवधारणाओं पर आधारित जानकारियां रखते हैं। हकीकत यह है कि सब जगह किसानी एक ही तरह की होती है। पूरे बुंदेलखंड के हर गांव में तीन तरह की जमीनें, एक को पड़ुआ कहते हैं, एक को राकड़ कहते हैं, एक को मार कहते हैं। इसके पहले जब तक ये ग्रीन रेवोल्यूशन वाली खेती नहीं आई थी, तब तक पड़ुआ की खेती अलग तरह की होती थी, मार की अलग, काबर की अलग। उनके बीज अलग होते थे, उनको जोतने, बोने, काटने की तकनीकी, उनका समय सब कुछ अलग होता था। और इसी वजह से सारा किसान समृद्ध था, क्योंकि हर किसान के पास यदि कम पानी होता था तो रबी वाली फसल आ जाती थी, यदि ज्यादा पानी हो जाता था तो खरीफ, रबी और जायद तीनों आ जाती थी। तो इस तरह और बहुत प्रकार का अनाज घर में आता। तो इसको ध्यान में इस अवधारणा पर, क्योंकि ये पूरी की पूरी जो आधुनिक कृषि शास्त्र है ये विदेश में लिखी गई किताबों पर आधारित है, तो ये मानती है कि सब जमीनें एक तरह की होती है। तो सब जगह धान गेहूं और धान गेहूं और धान गेहूं और अपने मशीनों और अपने जो केमिकल को इंट्रोड्यूस करने वाली तकनीकों को यहाँ पर भी इंट्रोड्यूस कर दिया 1970 के बाद बुंदेलखंड में। यहाँ पर वही विसंगतियां हो गई। पानी की कमी अभी हुई है, इसके पहले कभी पानी की कमी नहीं होती, और अभी भी पानी की ऐसी कमी नहीं है जिस तरह से आप लोग वो करते हैं। अभी भी हमारे यहाँ 14 फुट 20 फुट 22 फुट में भी वाटर लेवल वाला इलाका है। अभी हमारे ही बुंदेलखंड में 60-70 फुट वाला इलाका भी है। अभी भी हमारे बुंदेलखंड में बहुत प्रचुर पानी वाला इलाका भी है। सब तरह के इलाके होते हैं, इसीलिए एक प्रकार की तकनीकी किसी भी एरिया के लिए परफेक्ट नहीं होती है। वह खेती के जमीन की क्वालिटी के ऊपर निर्भर करती है, और यही कारण है फेलियर का खेती कि कभी कुछ लगाते हैं तो किसी एरिया में फेल हो जाती है, किसी एरिया में सफल हो जाती है। प्रेम सिंह जी, मैं चाहूंगा कि आप बताएं किस तरह से आपका खेती का मॉडल अलग अलग जगहों पर जो किसान भाई हैं वो आप अपना सकते हैं, आजमा सकते हैं। जी, आप पूछ रहे थे कि तो हमारे मॉडल के 3 प्रमुख आधार हैं जी। पहला है आत्मनिर्भरता। तो खेत में लगने वाली सारी चीजें किसान की अपनी होंगी, तभी वो समृद्ध होगा। और खेत में 5 चीजें लगती हैं। खेत में खाद, पानी, ऊर्जा, खाद, बीज, पानी, ऊर्जा और विचार, माने अपनी प्लानिंग। ये 5 चीजें किसान की होंगी तभी वो सफल होगा। अदरवाइज वो कभी लहसुन उगा लेगा, कभी टमाटर उगा लेगा और सब बाजार से लाएगा, और खाद भी बाजार से लाएगा, कभी समृद्ध नहीं हो सकता, वो कर्ज में लगा फंदा रहेगा। दूसरी आत्मनिर्भरता है अपने घर में लगने वाली सारी चीजें हमारे खेत से आए। मसाले, दाल, तिलहन, दलहन, जो कुछ भी हमारे घर में लगता है, दूध, घी वगैरह सब खेत से है। तो पहली तो चीज है आत्मनिर्भरता। दूसरा, आवर्तनशील खेती का आधार है संतुलन। संतुलन का मतलब जल संतुलन, वायु संतुलन, ताप संतुलन, ऊर्जा संतुलन और उर्वरता संतुलन। माने हमारे खेत में लगने जितना पानी लगना है उतना तालाब बनाना चाहिए। उस तालाब के पानी से 30% उत्पादन बढ़ जाता है, ऊर्जा कम लगती है और प्राकृतिक पानी होता है। हम भविष्य के पानी के गुनाहगार भी नहीं बनते हैं, अपने बच्चों के पेट में लात भी नहीं मारते हैं। दूसरा संतुलन है वायु और ताप संतुलन। इसके लिए 1/3 हिस्से में वन भाग होना जरूरी है,
क्योंकि हमारा खेत भी इस धरती का एक हिस्सा है। हमारे मालिक हो जाने का मतलब ये नहीं है कि हम उसमें मनमानी कर सकते हैं। यदि हम विश्व को संतुलित रखना, धरती को संतुलित रखना हमारी जिम्मेवारी है। और इस वजह से भी, और दूसरा, यदि हम 1 हेक्टेयर में बाग और फलों की खेती करते हैं तो 7 से 8 गुना अधिक उत्पादन बढ़ जाता है। हमें खाद के लिए पत्तियां, टहनियां मिल जाती हैं और हमें जलाऊ लकड़ी, कार्बन आदि मिल जाता है जी। और पशु चराने के लिए जगह भी मिल जाती है। तीसरा इसका आधार संतुलन है पशुओं का। हमारे खेत में हम हर साल कोई ठोस चीज निकालते हैं उस खेत से। मान लीजिए हम 50 कुंटल प्रति एकड़ कुछ निकालते हैं तो 50 कुंटल सब कोई ठोस कार्बन मैटर निकालते हैं इसमें। और ठोस कार्बन मैटर अगर 50 कुंटल से 60 कुंटल नहीं दिया गया तो अगली पीढ़ियां कब तक काम करेंगी। और आप सब जानते हैं कि 30 से 40 बार से अधिक उपज देने लायक हमारे खेत पूरे देश में नहीं रह गए हैं। सॉइल कार्बन घट के 0.02% आ गया है, जो बिल्कुल डेड लाइन है। ये जो लफाजी हो रही है खेती के नाम से, और आप लोग तकनीकी और पैसा रुपया इस दिमाग में घुसा है। पैसा धरा रहेगा, धरती में खेत पैदा नहीं होगा। अगर उसको मेंटेन रखना है तो एक ही मात्र तरीका है पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में। पशु, सारे पशु केवल इसलिए पैदा हुए हैं कि धरती को उत्पाद बनाए रहे, उसको उपजाऊ बनाए रहे। और तो उसमें सभी प्रकार के पशुओं का रोल है। कोई गाय को पकड़ के बैठा है, कोई इससे नहीं बोल रहा, क्योंकि गाय के गोबर में कार्बन होता है, माने माइक्रोब्स होते हैं, तो भैंस के गोबर में कार्बन होता है। बकरी के गोबर में मिनरल अधिक होता है। मुर्गी के गोबर में कैल्शियम फास्फोरस अधिक होता है। इसलिए सभी प्रकार के पशुओं का पालन जरूरी है यदि हम उसकी पौष्टिकता को, खेत की पौष्टिकता को, खेत की उर्वरता को बनाए रखना चाहते हैं। और जो पत्तियां, टहनियां आती हैं उन सबको मिला के एक कंपोस्ट बना के 50 कुंटल यदि पैदा करते हैं तो 60 कुंटल दें, और उसी मात्रा में, अनुपात में हम पशुपालन करें। और चौथा स्टेप है कि जो भी हमारे यहाँ पैदा हो वो अपने घर के लिए पैदा हो, ना बाजार बोते समय ध्यान रहे, ना बाजार लाते समय ध्यान रहे। देखिए, आप जैसे प्रेरणादायी किसानों की बातें बहुत आवश्यक हैं, कई किसानों को जागरूक करने के लिए। समय निकल जाएगा, मैं बात न पूरी कर पाऊंगा। मैं आपसे एक सवाल चलते चलते पूछना चाहता हूं, आसपास के क्षेत्र में कितने किसान आपकी इस बात को समझ पाए और खेती किसानी को उन्होंने इसी तरह से चलाया जैसे आप चला रहे हैं? कितने? आपके इर्द गिर्द, आपके आसपास कितने किसान हैं जो आपकी तरह ही खेती करने के लिए प्रेरित हुए? इजराइल से, बाहर से लोग आपके पास आ रहे हैं। आसपास के क्षेत्र में लोग कितनी इस तरह से खेती कर रहे हैं जैसे आप कर रहे हैं? भैया मुझे पूरी बात तो बताने दीजिए, तो सुनने वालों का फायदा हो जाएगा, आपको तो कुछ फायदा। प्रेम सिंह जी, आप टेलीविजन पे, मुझे उम्मीद है कि आप आते रहे होंगे। जो प्रश्न पूछ रहे हैं आप उसका जवाब नहीं देंगे तो समय बीत जाएगा। तो समय बिता दीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस बातचीत के लिए। प्रेम सिंह, प्रगतिशील किसान, और ये बुंदेलखंड का अंदाज होता है, कुछ इसी अंदाज के होते हैं, लेकिन उन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण बातें कही हैं। कुछ खास बात ये भी है कि आप मिट्टी के प्रति कितने संवेदनशील हैं, इस बात का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि हम ज़मीन से ले तो रहे हैं लेकिन ज़मीन को वापस लौटा क्या रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। पशुपालन बहुत महत्वपूर्ण है, उनके इस मॉडल में ये बात समझ में आती है। और रासायनिक खादों का इस्तेमाल, ये भी एक बड़ी चिंता का विषय है। ज़्यादा उत्पादकता के चक्कर में लोग बहुत तेज़ी से रासायनिक खादों का इस्तेमाल करते रहे और इस वजह से ज़मीन के साथ में हमने ज़्यादती की है। इसको रोकने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कृषि एक्सप्रेस में आज का सफ़र यहीं तक। अगले हफ्ते एक नई कहानी के साथ आपके सामने फिर आएंगे। नमस्कार।